लास्ट टाइम हम लोगों ने जो करा था प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि वर्क एक इनपुट नाम की चीज थी और एक वर्क आउटपुट। अब ये जो बात होती है किसके रेफरेंस में होती है? ये होती है आपकी मशीन के रेफरेंस में। तो मशीन को इनपुट कौन दे रहा है? दैट इज एफर्ट। और मशीन को जो एक आउटपुट देता है दैट इज सिंपल। ठीक है। सो वर्क डन, ऑब्वियसली वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स जो लगती है वो लगती है एफर्ट के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है। ऐसी लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब ये हमने देखा था फोर्स मल्टीप्लायर आपकी फोर्स को बढ़ा देता है, यानी आपकी फोर्स को बढ़ा के लोड पे अप्लाई करेगा। बट क्या वो एनर्जी को चेंज करता है? नहीं। हमने एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही एनर्जी आपने जो पहले दी वही रहेगी अगर मशीन कैसी है? आइडल। अगर मशीन प्रैक्टिकल हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज फ्रिक्शन में जाती है। अगर हम जैसे इस पंखे की बात कर ले तो अगर 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होगी तो 90 या 90 से लेके 99 के बीच की एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल बना रहा होगा। बट 2 या 3% या 4% एनर्जी फ्रिक्शन में जा रही है। जब भी आप इस पंखे को छुओगे तो आपको गर्म महसूस होगा, साउंड में भी जा रही है, साउंड की थोड़ी बहुत एनर्जी जाएगी, और जो आप चाहते हो उसमें पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो वैसे ही वर्क इनपुट जो आप डाल रहे हो मशीन को वो इक्वल होना चाहिए कायदे में वर्क आउटपुट के, अगर वो एक आइडल मशीन है तो। बट क्या वो एक आइडल मशीन है? अगर हम प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो जितना हमने वर्क इनपुट दिया है उतना वर्क आउटपुट कभी हो ही नहीं सकता, उससे कम ही होगा हमेशा। समझ में? बट अभी हम किस केस को कंसीडर कर रहे हैं? आइडल। तो उस केस में वर्क इनपुट किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क आउटपुट, यानी एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको बात करूं लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और एफर्ट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये हो जाएगी। यस सर। अब अगर हम बिल्कुल सिंपल सा एक बार लें जिसको सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे फलक्रम लगाया, ठीक है, आपने इसको नीचे रोटेट करा यहाँ तक और इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, मतलब टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट नहीं होंगे? ये 90 डिग्री होगा, बताओ। और ऑब्वियसली थर्ड एंगल जो बच गया वो भी इक्वल होंगे, ये बात समझ गई। अगर दो भी एंगल इक्वल हैं, ये वर्टिकल अपोजिट है 90, तो भी एंगल अगर आपके इक्वल निकल गए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाता है? समझ में आया? अब हम कहें कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट तो ये है, एक्चुअल में थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा टिल्ट होता है, बट हमने अप्रोक्सीमेटली लिया कि मान लो सीधा ही है 90 डिग्री, ये थोड़ा बहुत चेंज देखो, यहाँ से जब कोई चीज उठाते हैं तो ये थोड़ी इधर की तरफ शिफ्ट होती है, ये हमेशा याद रखो। बट मैं ऑलमोस्ट मान रहा हूँ कि हमने बहुत थोड़ा एंगल उठाया, मतलब ये जो एंगल है वो कैसा है? बहुत छोटा। बट अगर मैं बहुत छोटा बनाऊंगा तो डायग्राम दिखेगा, तो मैंने उसको समझाने के लिए बहुत बड़ा बनाया, ठीक है। अब ये क्या है? एफर्ट आर्म, और ये क्या है? अब ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। मान लो यहाँ पे बॉक्स रखा था जो उठ के ऊपर चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं जो हो गए, क्योंकि ये दो एंगल क्या है? वर्टिकल अपोजिट, और ये दो 90, और ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। भाई अगर मान लो 90, ये 90, ये 60 तो बचा हुआ क्या हुआ? 30 नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ 30 होगा। तो बाय ए एग्जाम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, किसी भी एक ट्रायंगल, आप इसे पकड़ रहे हो, आप इसे पकड़ लो, किसी को भी पकड़, जिसको आपने पकड़ा अगर उसकी साइड ऊपर रख रहे हो तो हर बार उसकी साइड ऊपर हो। तो मान लो ये वाला आपने पकड़ा या ये वाला पकड़ लो, चलो इसके अपोजिट क्या है? डीएन। ये वाला एंगल के अपोजिट क्या है? डीएन। ये किसके इक्वल है? ये एंगल किसके इक्वल है? इसके अपोजिट क्या है? ये लिख दो। आपने इसे पकड़ा तो इसमें अब ये वाले एंगल के अपोजिट कौन है? एल। इसमें कौन है? इसमें ये किसके इक्वल है? इसमें, तो ये ये पता नहीं, इसका 90 का अपोजिट मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, हमें ना पता, तो ये एक्स है, ये वाई है, इसका रोल ही नहीं है कुछ, हटा दो इसे, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो इसे हम हटा रहे हैं।
इन दो से हमारा काम चल रहा है, क्योंकि तीसरी साइड भी प्रोपोर्शन होती है, बट उसका कोई काम नहीं, आपको इन दो का काम था, आपने मिल लिया। अब मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट एफर्ट की जगह LA अपॉन EA नहीं लिख सकता? LA मतलब लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म लिख सकता हूँ, और ये उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू DE, DE के सामने क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर ही तो है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर आपने क्या पढ़ा था कि भाई लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म, और ये कहां से आया? वही आइडल कंडीशन से। वर्क इनपुट आप जो डाल रहे हो दैट विल इक्वल टू वर्क आउटपुट जो मशीन निकालेगी। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं एफिशिएंसी को लेके। अच्छा हाँ, एक और चीज रह गई मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या लास्ट टाइम पढ़ा था? लोड अपॉन एफर्ट, बट लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सर ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर का एग्जांपल दे सकते हैं आपको? ऑब्वियसली अभी हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के क्वेश्चंस करेंगे। इवन जो आप लोगों ने क्वेश्चन, अगर मैं आपको मीटर स्केल वाले क्वेश्चन बोलूं जिसमें सिर्फ सिंगल वेट टंगता है, वो इसी प्रिंसिपल बेस्ड है। लोड आपने जितना वजन टांगा होगा एक तरफ और दूसरा इंटू लोड आप इक्वल टू, अगर बैलेंस सिचुएशन है तो एफर्ट इंटू एफर्ट आप। तो हम क्या कहते हैं? कितना वेट टांगे कि ये बैलेंस हो जाए। तो आप इस वाले फॉर्मूले से तो कर रहे हो। आप टॉर्क निकालते थे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? F into D। बलक्रम से दूरी यही तो है। फोर्स यहाँ पे जो लगाई, एफर्ट जो आपने लगाया इंटू डिस्टेंस, बात वही है। आपने जो मीटर स्केल में करे थे वो क्वेश्चन भी इसी पे है, बट क्योंकि हम वहाँ पे हम किसकी बात नहीं करते थे? मशीन, यहाँ मशीन की बात करते थे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल म्यू होता है, एन बनाओ, उससे निकाल लो। अरे हाँ ठीक तो है। हाँ भाई ऐसे ही होता है। तो मैं क्या बोलूँ, ये 45 डिग्री पे एंगल लाइन को मोड़ दो, उससे निकाल दो, तो इसे क्या बोलते हैं? म्यू। एन इसका सिंबलाइज होता है, और इसे हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? अब मैं तुमसे पूछूं, एम अपॉन वी आर आउटपुट अपॉन। अब यही क्यों फॉर्मूला होता है वो बताओ। सर क्योंकि इनपुट हमेशा बड़ा होता है जो इनपुट लेते हैं, और इनपुट मैक्सिमम होता है और उसमें से आउटपुट आता है। ओके, सिंपल आपकी परसेंटेज। यस सर, इसी तरीके से इंटू 100 करेंगे, बट देखो एफिशिएंसी रेशियो में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि इंटू 100 करोगे सर तभी एफिशिएंसी होगा, ये भी सही है। इंटू एफिशिएंसी दो तरीके से दिखाई जाती है, नंबर्स में और इंटू 100 लगा दो परसेंटेज में। तो यहाँ पे अगर इंटू 100 लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये परसेंटेज में दिख जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हो? नीचे टोटल, अगेन वही जो आपको मिला और जो आप दे रहे हो दैट इज आउटपुट। तो अब मुझे बताओ वर्क इनपुट क्या है? जो आप मशीन को दे रहे हो, वर्क आउटपुट क्या है? तो मशीन आपको आउटपुट दे रही है। सिर्फ हम किसकी परसेंटेज निकालने हैं? मशीन की। मशीन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? ए तुझे कितना दिया हमने, तू कितना दे रही है हमको, ठीक है। जैसे गाय के एफिशिएंसी का इतना चारा खाती है, दूध तो देती नहीं है, एफिशिएंट नहीं है भाई बिल्कुल। इमेजिन करो तुमने एक एसी लिया, ले लिया, बहुत बिजली का बिल ले रहा है, ठंडा तो करता नहीं है, बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, बेकार है, ठीक है। और भाई इतना सब बिल आता है 100 रुपए, तो बड़ा ठंडा करता है, बड़ा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट वर्ड एक्चुअल में आप लोग यूज करते हो, बस उसको अब यहाँ पे आपको मशीन चैप्टर में यूज करना। एफिशिएंट का मतलब क्या है? वर्क इनपुट। अब खुद सोचो, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये कब होगा? वर्क इनपुट। मैंने क्या बताया? प्रैक्टिकल मशीन में क्या होगा? प्रैक्टिकल मशीन में वर्क इनपुट हमेशा क्या होगा? ज्यादा। वर्क आउटपुट हमेशा ज्यादा होता ही नहीं। मैंने क्या बोला था? उससे कम होगा। तो हमेशा याद रखना प्रैक्टिकल मशीन में देखो, अगर ये दोनों बराबर है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये कौन सा है? आइडल केस। तो वर्क आउटपुट वर्क इनपुट बराबर होता है, तभी तो ये निकाला फॉर्मूला भाई हमने। तो एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इज 1 और
100%। और 1 को दूसरा नाम क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी बोलते हैं मुस्लिम कई मुख में कि एफिशिएंसी इज यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी इज 1। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडल मशीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडल मशीन की बात कर रहे हैं। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो एफिशिएंसी यानी प्रैक्टिकल मशीन तो लेस देन 1। क्लियर है? क्या एफिशिएंसी मोर देन 1 हो सकती है? आप बताओ, क्या एफिशिएंसी मोर देन 1 हो सकती है किसी मशीन की? नेवर। नो नहीं, नेवर, नो एवर एवर एवर। वही आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, कैसे हो जाएगा भाई? आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, उससे ज्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर दोगे किसी मशीन में? अगर ऐसी कोई मशीन आ गई तो बड़ी बल्ले बल्ले, मैं तो अपने घर में लगाऊंगा इस मशीन को कि थोड़ी सी एनर्जी दे रहा हूँ, काम अपने आप करता चला है। सोचो, इमेजिन करो ऐसी मशीन बन गई और ये वॉशिंग मशीन है, आपने लगाया, ऑन करा, जैसे वो चली, चालू हो गई, प्लग निकाल दे और चल ही रही है। कितना मजेदार है। मम्मी आएगी, यही वॉशिंग मशीन चाहिए दुनिया में। बिजली का बिल आएगा ही, आप आएगा ऑन करने के लिए तो लगाया तो सैलरी इतनी बिजली लेगा वो। सो ऐसा कभी हो नहीं सकता। यू वर्क आउटपुट वर्क इनपुट से, ठीक है? कोई डाउट है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कई लोग कहेंगे यार न्यूक्लियर बम में तो होता है, न्यूक्लियर बम में तो हम सिर्फ एक न्यूट्रॉन को जाकर फेंकते हैं और वहां तो एग्जैक्टली वहां पे इमेजिन करो वो न्यूक्लियर जो बना था, जो अनस्टेबिलिटी थी, उसने भी तो वो एनर्जी को यूज करा होगा। वो बनने के लिए उस पॉइंट तक आने के लिए उसने भी तो एनर्जी को कंज्यूम करा। वही एनर्जी तो टूट रही है। और वो जो एनर्जी टूटती है वो क्यों टूटती है? क्योंकि उसका मास लॉस होता है, वो मास चेंज होता है एनर्जी में। तो वो तुम्हारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है? 11th 12th में है, बट अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। पेयर एनिलेशन कहते हैं और पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट आइंस्टाइन की थ्योरी ने क्या बोला? नहीं, मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। ये बोला है E=mc², जो एक फॉर्मूला होता है कि m मास है, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना मास अगर लॉस हुआ, वो हम कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए मशीन के केस में मान लो कभी नहीं हो सकती। तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नो, सिंपल, ठीक है? अब आते हैं यहाँ से फॉर्मुलों की बात साथ करेंगे। अब मुझे बताओ वर्क इनपुट क्या था? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट और नहीं सॉरी लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वर्क इनपुट एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब ध्यान से इस चीज को देखेंगे सारे। लोड अपॉन एफर्ट, ऐसे लिखो। यस सर। इस हवाई जहाज को उड़ा के इमेजिन करो, ये मत देखो अभी, ये ऐसे देखो, ये हम करते हैं क्योंकि ये ऐसा होता, मैं बोलता नहीं था ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो यहाँ से होके कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने। बोलता हूँ कि भाई जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएगी? ऊपर। तो ऐसा उल्टा नहीं हो सकता। जो चीज न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ सकती है। अब तो मैंने कुछ खास करा है, उससे मोहब्बत है डी के साथ, इसलिए उसके नीचे लिखी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं चल रहा है। ये एक फॉर्मूला है और ये एक अलग फॉर्मूला है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? मैकेनिकल। तो ये न्यूमरेटर में आएगा। ये किसका फॉर्मूला है? चलो जी, आपका फॉर्मूला मिल गया, हो गया था बेचारा, आ गया। एफिशिएंसी क्या होती है? Na/PR। ये भी एक फॉर्मूला है। तो अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क का आएगा तो रिलेशन पूछेंगे बस उनसे, और पूछेंगे क्या एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, और पूछा जाएगा क्या एफिशिएंसी ऑफ आइडल मशीन क्या होती है, प्रैक्टिकल मशीन क्या होती है। बन गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, राइट अ रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एंड ड्राइव दैट रिलेशन। उस रिलेशन को ड्राइव भी करके लाओ। तो यहाँ से यहाँ तक ये डेरिवेशन, ठीक है? और ये स्टेट है जो बताया गया, क्लियर है? तो एफिशिएंसी तक मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। एफिशिएंसी क्या 100% ज्यादा हो सकती है? नो सर, कभी नहीं हो सकती। तो ये चीजें याद रखना छोटी छोटी। कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोग उससे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं।